नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्हें नेता सदन की उपाधि भी प्राप्त है, मतलब नीतीश कुमार सदन के नेता हैं। मुख्यमंत्री नेता सदन होता है। तो नेता सदन ने भरे विधानसभा में जहां का बोला गया एक एक बात लिखित दस्तावेज होता है, विधानसभा की प्रॉपर्टी होती है, वहां का कहा गया बात को कानूनी मान्यता प्राप्त है। उस स्थान का यह महत्व है कि अगर आपने वहां कुछ ऐसी वैसी बात कही है जिस पर बाहर में केस बन सकता था, तो आप पर केस नहीं बनेगा। आपको इतनी प्रिविलेज है। उस पावन पवित्र स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री ने यह सार्वजनिक घोषणा की, स्वीकार किया, यह माना कि वो मूर्ख है, पागल है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री को पागल कहना सारे बिहारियों को पागल कहना नहीं होगा। और बिहार जैसी पावन पवित्र भूमि के लोगों का अपमान तो मेरे से हो ही नहीं सकता, चाह के भी। इसलिए कि मेरा ननिहाल, मेरा ससुराल, मेरे पिताजी का भी ननिहाल और मेरे पिताजी का भी ननिहाल बिहार में ही था। तो जिस बिहार से हमारा वंश चल रहा है, इसके पहले वाले हमारे पूर्वजों का आगमन हुआ है, और आगे वाला हमारा जनरेशन जिस बिहार के पावन पवित्र भूमि की उपज है, भूमि की देन है, उस बिहार का अपमान होते मैं कैसे देख सकता हूं? और क्या उस भूमि का अपमान मुझसे हो सकता है? तो मैं बिहार के भूमि और बिहारियों का अपमान ना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के विषय में कह रहा हूं, जो उन्होंने स्वयं कहा है भरे विधानसभा में। आदरणीय प्रभात चंद्र चतुर्वेदी जी को सादर प्रणाम। बिहार विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया कि जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनका पागलपन था, उनका मूर्खता था। मित्रों, इसमें दो बातें ऑब्जेक्शनेबल है, जिसका मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। विधानसभा में या लोकसभा में बोले गए बात पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, उस पर वाद विवाद किया जा सकता है, केस नहीं किया जा सकता। तो मेरा विवाद है, मैं जो ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, पहला ऑब्जेक्शन यह कि एक वयोवृद्ध नेता जो नीतीश कुमार से आयु में भी बड़े हैं और संसदीय अनुभव में भी बड़े हैं, मतलब जिस वक्त श्री जीतनराम मांझी बिहार विधानसभा में विधायक बन के पहुंचे थे, नीतीश कुमार उस वक्त कॉलेज की राजनीति किया करते थे, मतलब बीटेक की पढ़ाई करके जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में तप रहे थे और अपने लिए स्थान तलाश रहे थे। अभी यह नहीं मालूम था कि वो किस कगर जाएंगे, इंजीनियरिंग की नौकरी में भविष्य अपनाएंगे या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के तलवे चाट करके कुछ और कर पाएंगे, या वो अभी डबल माइंडेड थे। भोजपुरी में दोहपच बोलते हैं। जब वह दोहपच की स्थिति में थे, उस वक्त जीतनराम मांझी सदन में विधायक के रूप में शपथ ले चुके थे और विधायी काम कर रहे थे। उम्र में भी जीतनराम मांझी नीतीश कुमार से बड़े हैं, मतलब संसदीय अनुभव भी ज्यादा है, आयु भी बड़ी है। और जिस अति पिछड़ा, दलित और महापिछड़े की दम भरने की दावा करते हैं नीतीश कुमार, उसी पिछड़ी समाज से, मुसहर समाज से, दलित समाज से जीतनराम मांझी आते हैं। सदन में अगर एक आदमी को मंत्री बना देने से उस पूरे जाति का, उस पूरे कम्युनिटी का सम्मान माना जाता है, तो उस आदमी के, उस जाति के, उस कम्युनिटी के आदमी को अपमानित करना, गाली देना, उनकी बेइज्जती करना, क्या पूरे कम्युनिटी की बेइज्जती नहीं मानी जाएगी? मेरा यह प्रश्न है, मेरा यह विवाद है, मेरा यह मांग है। जीतनराम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उनका पागलपन था, यह मूर्खता था, यह बहुत बड़ी खबर नहीं है। खबर यह है कि जीतनराम मांझी जैसे वयोवृद्ध दलित नेता का विधानसभा के अंतर तुम तलाम करके जिस हल्के और उछले दर्जे का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं नीतीश कुमार, वह कल वाले बात से भी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। जो उन्होंने 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में महिलाओं के विषय में जो अश्लीलता का वर्णन किया, जो पुरुष और औरत के बीच जो पवित्र यौन संबंध और यौन क्रियाओं का जिस तरह से घोड़ा प्रदर्शन किया, उनका जो इशारा ऐसे ऐसे करके गंदगी वाला था,
वो तो ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन उससे भी ज्यादा घोर आपत्तिजनक बात थी, अगर नीतीश कुमार यह बात विधानसभा के बाहर किए होते तो अब तक उन पर एसटी स्टेट का केस बन गया होता और वो 6 महीने के अंदर हो जाते। बनाए हुए नए कानून से उनको 6 महीना बाद जमानत मिलती, उसके बाद ये साबित होता कि उन पर केस कितना चलेगा। लेकिन चूंकि विधानसभा के अंदर बोले थे, इसलिए विधानसभा में उनको मिले प्रिविलेज की वजह से उन पर केस नहीं बन रहा है। लेकिन दलितों का अपमान क्या दलित समाज बर्दाश्त करेगा, यह बात सोचने वाली है। नीतीश कुमार लगातार अनशन बोल रहे हैं। नीतीश कुमार विधानसभा में कितनी बार अपमानजनक शब्द कह चुके हैं, मैं आपको 1-2 वानगी बता देता हूं। जिस वक्त बिहार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की कोलैबोरेशन से चल रही थी, भाजपा की मदद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भाजपा कोटे के सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद आदमी दलगत राजनीति से ऊपर हो जाता है, वो कस्टोडियन होता है विधानसभा का, मतलब वो सबका हेड होता है और उस पद की एक गरिमा होती है। विधानसभा में यह रिकॉर्डेड है, कोई भी आदमी यूट्यूब पर जाकर के देख सकता है, 10 रुपये का टीआई लगा के मांग सकता है कि सिन्हा जी के सामने सिन्हा जी को कितना अपमानजनक शब्दों में उन्होंने संबोधित किया था। उस वक्त भी बड़ा बवाल मचा था और स्थिति ये आई कि पार्टी को 2 फड़ करना पड़ा और भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। नीतीश कुमार सदन के अंदर और सदन के बाहर हमेशा बेलगाम बोलते रहते हैं। राष्ट्रपति जी का बिहार दौरे में भी जिस शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन राष्ट्रपति हमारी महामहिम है, बड़ी आदरणीय है और उन्होंने और उनके स्टाफ ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए नीतीश कुमार बच गए। कार्यक्रम चूंकि वो राष्ट्रपति का था, किसी दलगत राजनीति का होता तो बवाल इसके पहले भी मच सकता था। खैर, अब जीतनराम मांझी आकर के सार्वजनिक अपना दुखड़ा रोए हैं। उन्होंने बताया है कि मुझ जैसा सीनियर आदमी के प्रति उनके दिल में इतनी हल्की सोच है, इतना घृणा है, तो हमारे समाज के लोगों के प्रति उनके मन में कितना घृणा होगा। अभी आने वाला चुनाव में उस कम्युनिटी के लोग बताएंगे जिस कम्युनिटी के विषय में नीतीश कुमार ने विधानसभा में सार्वजनिक अपमान किया है, उसके अपने एक वयोवृद्ध नेता का, जो कि राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। खैर, नीतीश कुमार को किन किन अपमान की सजा मिलेगी मैं नहीं समझ सकता। मुझे लग रहा है कि अगले बार वो सजा भुगतने के लिए मैदान में होंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनके अपने दल के लोग उनके अपने जो इंडी गठबंधन में अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे थे, उनको वहां से जो इशारे मिल रहे हैं, उनके दिमाग के गड़बड़ होने का एक वजह वो भी है, क्योंकि ना तो इंडिया गठबंधन में उनको कोई सम्मानजनक स्थान मिल रहा है और ना ही एनडीए गठबंधन में जाने का कोई स्कोप बन रहा है। तो ऐसी स्थिति का हाल धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत है। मैं नीतीश कुमार को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं विधानसभा में नहीं बोल रहा हूं मेरे पर केस बन सकती है, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि यह एक मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मतलब होता है कि एक आदमी की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि न इधर का रहता है न उधर का रहता है, उसको मुहावरे में कहा गया है। तो हमको धोबी का कुत्ता कहने का मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार के किसी धोबी के कुत्ता है, नहीं, वो बिहार के धोबी के कुत्ते के बराबर भी नहीं है, क्योंकि कुत्ता में वफादारी कूट कूट के भरी होती है और नीतीश कुमार और वफादारी 2 अलग अलग बात है। वफादारी और नीतीश कुमार को एक साथ वैसे नहीं रखा जा सकता जैसे दूध और तेजाब को एक बर्तन में नहीं रखा जा सकता। तो मैं किसी भी कुत्ते का अपमान नहीं कर सकता नीतीश कुमार को कुत्ता कह करके, इसलिए मुझे नीतीश कुमार को कुत्ता कहते हुए सुने होंगे तो आप मानिए मत, वो कहावत के रूप में मैंने कहा है। अब सवाल आता है कि जो आदमी सार्वजनिक रूप से यह मान चुका है कि वो पागल है, वो मूर्ख है, वो सदन के अंदर मूर्खतापूर्ण काम करता रहता है, तो क्या ऐसे मूर्खों की, पागलों की और गैर कानूनी काम करने वालों द्वारा पारित विधेयक पर संवैधानिक मान्यता दिया जाए? क्या उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए तब जबकि वो यह कह चुका है कि वो पागल है? नीतीश कुमार का विधानसभा के अंदर यह स्वीकार करना कि मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरी मूर्खता थी कि मैंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, मतलब वो आज नहीं, इसके पहले से मूर्ख थे। जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने वाले एपिसोड तो बहुत साल पहले का है।
तो क्या तब से लेकर के अब तक के उनके विधायी कामों को कानूनी मान्यता बेशक मिल गया हो, क्योंकि उसमें सदन का आशीर्वाद और सदन की सहमति हासिल है, क्या उसका राजनीतिक मान्यता मिले और क्या राजनीतिक मान्यता मिलनी चाहिए? क्या इस पर बाहर चर्चा ना हो कि एक आदमी जो कि स्वयं कह रहा है सदन के अंदर कि वो मूर्ख है, पागल है, उससे पागलपन हुई है, उसके द्वारा लिए गए किसी निर्णय की सार्वजनिक चर्चा किया जाना चाहिए कि नहीं? इसी आलोक में मैं यह बात रखना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने पागलपन के वजह से आरक्षण की सीमा को बढ़ाया हुआ है, वो एक समीक्षा का विषय है कि नहीं, और उस पर समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं। समीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1901 के जनगणना में, जातीय जनगणना अंतिम बार 1901 में हुई थी, उसके बाद जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना नहीं हुआ है। तो 1901 में जो भारत की जातीय जनगणना हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि हर बोली में करीब करीब 200 जाति है, और अगर पूरा देश भर के बोली और क्षेत्र का जातीय आंकड़ा निकाला जाए तो करीब करीब 3000 जातियां हैं। तो जिस देश में 3000 जाति है, उसमें 100% आरक्षण भी अगर दे दी जाए तो बाकी 2900 जातियों का क्या, उनका आरक्षण पर क्या होगा? क्या वो इस देश के नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं है? और क्या देश के हुकूमतों को उनके विषय में सोचने का जरूरत नहीं है? वो उनके विषय में ना सोचे कि बाकी जातियां क्या करेंगी? तो मतलब जिन जातियों को जातीय आधार पर आरक्षण का लाभ मिला है और जिनको नहीं मिला है, उनके लिए क्या सरकारों पर यह बात बननी चाहिए कि नहीं? सरकारों पर इस बात की दबाव आनी चाहिए कि सरकारों पर इस बात की जवाबदेही आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जातीय जनगणना का जो सीलिंग है, उसको जो बढ़ाने का काम किया गया है, वो उस आदमी के द्वारा किया गया है जो विधानसभा में माना है कि वो मूर्ख है। तो क्या विधानसभा में एक मूर्ख के द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावना पर बाहर विचार किया जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि विधानसभा में तो तकनीकी रूप से सदस्य वोट देंगे और सदस्यों के मतदान पर अगर वो बिल पास होता है तो उसको मान्यता मिल जाएगा। लेकिन क्या बाहर इसकी चर्चा हो कि नहीं कि एक आदमी जो स्वयं पागल घोषित कर चुका है, तो पागलों का लिया गया निर्णय को पागलपन का निर्णय माना जाए या सरकार का निर्णय माना जाए? यह विचार का विषय है कि नहीं है? मित्रों, हमारे देश में बेलगाम राजनीतिकों के जबान पकड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। जिस दिन यह प्रावधान बन जाएगा, हमारे नेतागण जबान को संभाल लेंगे। लेकिन हमारे देश में यह देखा गया है कि नेता जितना बेलगाम होता है, लोकप्रियता उसकी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। यह आज से नहीं है। याद कीजिए, मायावती ने बहुत चुनाव लड़ा, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे मायावती ने हमारे परम वीरों को, हमारे प्रातः वंदनीय क्रांतिकारियों को आतंकी कहा, मायावती की देश भर में लोकप्रियता बढ़ी और वो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में लगातार कई बार मुख्यमंत्री बने। उसी तरह से काशीराम की राजनीति बिल्कुल चौपट थी, कोई नहीं जानता था, बाम से बिल्कुल कहीं नहीं थी, राजनीतिक हलचल नाम का कोई चीज नहीं है। कहीं गली नुक्कड़ में कोई 2-4-5 आदमी बाम सेब की बात करता था। लेकिन जैसे काशीराम ने बेलगाम बोला, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उस दिन से उनको कवरेज मिला और वो एक विशेष जाति, विशेष वर्ग और विशेष क्षेत्र का नेता बन के उभरे। लेकिन नेता बन के तो उभरे और आज तक भारतीय राजनीति में रेलेवेंट है। उसी तरह से और जातियों को, लालू प्रसाद यादव का लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो भूरा बाल खत्म कर देते थे। मतलब भूमियार, लाला, राजपूत, बनिया, भूरा बाल को उन्होंने खत्म करने का सर्वे निकला। मतलब समय समय पर बेलगाम नेताओं ने बोला है और उस बेलगाम बोल से उनको नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ है। जब तक भारत के राजनीतिक दल बेलगाम बोलने वाले लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचाते रहेंगे, तब तक राजनीतिक लोग आप लोगों का अपमान करते रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपका जगहसाई ना हो, दुनिया में आपकी बदनामी ना हो। जैसे कि एक हालांकि मैं उस बात का इंडोर्स नहीं करता, उस बात का ऑब्जेक्शन करता हूं। भारत के राजनीति में हम लोग सक्षम हैं नीतीश कुमार से मुकाबला करने के लिए, नीतीश कुमार को चुनावी पटकनी देने के लिए, वोट के माध्यम से उनको अपदस्थ करने के लिए। लेकिन अमेरिका के एक मशहूर सिंगर ने महिला अपमान पर नीतीश कुमार का
बड़ा मखौल उड़ाया है और वो भारतीय महिलाओं से अपील की है कि उनको नीतीश के विरुद्ध चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव से हराना चाहिए। उनका सुझाव बिल्कुल मेरे लिए स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह सुझाव मैं भारत के किसी नागरिक से लेना चाहूंगा। अमेरिका के किसी नागरिक का भारत के राजनीति में दखल को मैं विदेशी दखल के श्रेणी में मानता हूं। लेकिन यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर हम स्वयं लोग उनको सजा दे दें वोट के माध्यम से, उन लोगों का बहिष्कार कर दें चुनाव के माध्यम से, तो यह लोग बेलगाम नहीं बनेंगे। फिर किसी अमेरिकी और इटली के किसी लोगों को हमारे इंटरनल मामलों में दखल देने, बयान देने और खामखा बनने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मित्रों, लोकतंत्र का मूल आधार लोक है, जिसके लिए तंत्र बनाई जाती है। लेकिन नेताओं ने आप लोगों को इतना न ज्यादा प्रेशराइज करके रखा है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाते ही नहीं हैं, कि दबाव मुक्त हो करके, प्रभाव मुक्त हो करके मतदान कर ही नहीं पाते हैं। यही वजह है कि कभी भी फ्री फेयर मुद्दे पर चुनाव नहीं हुआ। कभी आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे पर मतदान होता है, तो कभी 4 चवन्नी तेल में इंदिरा जाए जेल में पर मतदान होता है। कभी रोटी कपड़ा और मकान के लालच में मतदान होता है, तो कभी 200 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर लालच होता है। कभी 2 किलो चावल, 5 किलो आटा, साड़ी, चप्पल, ब्लाउज, लैपटॉप के नाम पर मतदान होता है, तो कभी किसी न किसी लालच और बहकावे में भी मतदान होता है। मतलब आपको लालच में रखा जाता है और लालच के तहत आपसे मतदान किया जाता है। तो जब लालच से मतदान होगा और लालची लोग चुनाव जीत जाएंगे, तो वो अपना लालच पहले पूरा करेंगे, आपका सपना नहीं पूरा करेंगे। इसीलिए अगर अपने सपने पूरे करने के लिए लालच से बाहर हट करके मुद्दे के आधार पर मतदान दें, और जो आदमी विधानसभा के अंदर खुद को मूर्ख, पागल, बेवकूफ कह रहा है, उससे तो कम से कम परहेज करिए। तभी जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा और आपका वैल्यू बढ़ेगा। आपकी वैल्यू बना रहे, लोग का सम्मान हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारतीय लोकतंत्र की जय हो।